विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा क्लास 12th की जो फिजिक्स चल रही है रे ऑप्टिक्स सेकंड पार्ट जो चल रहा है उसका रे ऑप्टिक्स में हमने बहुत कुछ करा दिया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन करा दिया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बेटा प्रभाव और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रभाव के कारण क्या क्या होता है वो बताना हमने। सबसे पहला होता है रेगिस्तान में एक मरीचिका उत्पन्न होती है। मरीचिका को मिराज कहते हैं। क्या होती है मरीचिका के? सामान्यतः जो मरुभूमि है, मरुभूमि मतलब राजस्थान या रेगिस्तान में विचरण करने वाले जो यात्री होते हैं उनके गर्मियों के दिनों में कभी कभी कुछ दूरी पर लहराते हुए जलाशय अथवा दूरस्थ वस्तु या पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब जल में उन वस्तुओं के समान ही दिखाई पड़ते हैं। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। इस दृष्टि भ्रम को ही क्या कहते हैं बेटा? मरीचिका कहते हैं। तो समझ गए मरीचिका किसके कारण बनती है बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला हीरा। हीरे में जो चमक होती है किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बेटा 2.42 होता है, जो सामान्य कांच के अपवर्तनांक से काफी अधिक होता है। और हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर अपवर्तित हो। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा कैसा होता है? चमकीला दिखाई देता है। समझ में आया? हीरा किसके कारण चमकीला दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला उन्मरीचिका। उन्मरीचिका क्या होती है? अनमिराज बोलेंगे जिससे, जैसे जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में कभी कभी समुद्र तट पर जो जहाज होते हैं उन जहाज़ों के बेटा क्षैतिज तल से ऊपर उनके प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। क्षैतिज तल से ऊपर भी उनके उल्टे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। इस प्रभाव को ही उन्मरीचिका कहते हैं। उन्मरीचिका भी विभिन्न घनत्व वाली वायु के परतों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही परिणाम है। समझ में आया? अगला होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है या मशीन है जिसकी सहायता से एक प्रकाश संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षति के प्रेषित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। और प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता के संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज तंतुओं से बनाया जाता है। प्रकाशिक तंतु को किससे बनाया जाता है? उच्च गुणवत्ता के जो संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज उन तंतुओं से बनाया जाता है। इनके उपयोग क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। बहुत सारे जो प्रकाशिक तंतुओं को मिलाकर एक बंडल या केबल बना दी जाती है जिसका उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, वो बताएंगे। प्रकाशिक तंतुओं का बड़े पैमाने पर उपयोग वैद्युत संकेतों। प्रकाशिक तंतु का उपयोग किन पर किया जाता है? जो बड़े पैमाने पर उपयोग वैद्युत संकेतों जिन्हें उचित ट्रांसड्यूसरों द्वारा प्रकाश संकेतों में परिवर्तित कर लेते हैं, प्रेषण तथा अभिग्रहण में प्रयोग में किया जाता है। दोबारा सुने, प्रकाशिक तंतुओं का जो उपयोग है बेटा बहुत बड़े स्केल पर वैद्युत संकेतों जिन्हें उचित ट्रांसड्यूसरों द्वारा प्रकाश संकेतों में परिवर्तित कर लेते हैं, प्रेषण तथा अभिग्रहण में प्रयोग में किया जाता है। और सजावटी लैंपों में भी प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। और प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग प्रकाशिक संकेत प्रेषण के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आंतरिक अंग जो होते हैं, आंतरिक अंग हमारे जैसे शरीर के इंटरनली पार्ट होते हैं। ग्रसिका मतलब ग्रास नली जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। आमाशय, आमाशय मतलब पेट। और आंतों में जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उनके दृश्यावलोकन के लिए, उन्हें देखने के लिए कहाँ इन्फेक्शन है कहाँ नहीं है, उसके हेतु लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतुओं का, जिसे क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी कहते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग यहाँ होते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन क्या होता है बेटा? ये एक गोलीय पृष्ठ दे रखा है LMN, एक उत्तल पृष्ठ है। बिंदु M से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, O पर कोई वस्तु रखी हुई है, और O से M की जो दूरी है U दिया गया है। M और P ऐसे बिंदु हैं, M LMN में स्थित है। LMN क्या है? इस उत्तल पृष्ठ का द्वारक है, और इसका ये मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु M से बिंदु P बहुत
कम दूरी पर है, मतलब एक दूसरे के निकट हैं। हम ऐसे कह सकते हैं एम और पी एक ही जगह पर हैं। और सी क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। किसका वक्रता केंद्र है, गोले का वक्रता केंद्र। आई क्या है, जो वस्तु ओ पर रखी हुई है इसकी इमेज बन रही है, यहाँ प्रतिबिंब बन रही है। समझ में आया। ओ ए क्या है, एक आपतित किरण है। बिंदु ए पे से क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। आपतित किरण ओ ए और यहाँ आपतन कोण क्या है, आई है। और सी ए के क्या है, एक अवलंब की तरह कार्य कर रहा है। आर क्या है, अपवर्तन कोण है। समझ में आया। अब यहाँ ये दो माध्यम माने गए हैं। पहला माध्यम एक जिसका अपवर्तनांक μ1, दूसरा माध्यम माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक μ2 है। माध्यम एक विरल माध्यम है बेटा, और माध्यम 2 सघन माध्यम है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। और जो M से जो C तक की जो दूरी है, M से C तक की जो दूरी है, C क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से इसके ध्रुव की जो दूरी है, ये दर्पण का ध्रुव कह सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगी। R क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और दर्पण के ध्रुव से जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उस दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को V से डिनोट करेंगे। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ NML कांच के गोले का उत्तल पृष्ठ है, और कांच के गोले के अंदर के माध्यम को माध्यम 2 व इसके बाहर के माध्यम को माध्यम 1 मानते हैं। दोबारा सुने। NML क्या है, कांच का एक गोला है जिसका उत्तल पृष्ठ है, और कांच के गोले के अंदर के माध्यम को तो माध्यम 2 दिया गया है, और इसके बाहर के माध्यम को माध्यम 1 माना गया है। माध्यम 2 माध्यम 1 की अपेक्षा कैसा है, सघन है। अभी बताया मैंने, माध्यम 2 सघन माध्यम है और माध्यम 1 थोड़ा विरल माध्यम है, अपेक्षा सघन है। माना कि माध्यम 1 एवं माध्यम 2 के अपवर्तनांक μ1 व μ2 हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक μ1 और माध्यम 2 का अपवर्तनांक μ2। गोलीय तल NML का मध्य बिंदु M है। इसके सामने माध्यम 1 में, इसके सामने माध्यम 1 में बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब OM की सीधी रेखा पर और दूसरे माध्यम में बिंदु I पर प्रतिबिंब बन रहा है, जिसकी दूरी कितनी है, V है। तो प्रतिबिंब कहाँ है, गोलीय धरातल द्वारा OM को मिलाने वाली रेखा पर माध्यम 2 में I पर बनता है, बता दिया मैंने। और C क्या है बेटा, गोलीय तल का वक्रता केंद्र है। C क्या है, गोलीय तल का वक्रता केंद्र है। यहाँ मैंने देखो अलग चित्र बना लिया है इसका समझाने के लिए, क्योंकि उधर फिर पेज बदलना पड़ेगा। C क्या है, गोलीय तल का वक्रता केंद्र है। और OA क्या है, देखो OA क्या है, आपतित किरण है। और AI क्या है, अपवर्तित किरण है। और बिंदु A पर अभी बताया मैंने क्या है, CA के क्या है, अविलंब है। और गोलीय तल का द्वारक AM, ये AM बिंब दूरी ये रही OM की तुलना में कैसा है, बहुत ही छोटा है। बिंब दूरी या वस्तु दूरी कहेंगे। तो जो AM है ना बेटा, OM की अपेक्षा में बहुत छोटा है, ताकि आवश्यकता अनुसार लघुकोण सन्निकट किया जा सके। मतलब हम लघुकोण को ऐसे कह सकते हैं जैसे साइन थीटा बराबर थीटा लिख देंगे, क्योंकि इतना छोटा कोण बनेगा कि उस स्थिति में साइन थीटा का मान थीटा ही होगा, या टेन थीटा का मान टेन थीटा ही होगा। समझ में आया। और OA के बराबर कितना है, OA के देखना, OA के आपतन कोण है तो I हो जाएगा। और CAI क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा, R। समझ में आया। इसी प्रकार हमने और क्या मान लिया, इसी प्रकार हमने ये मान लिया जो कोण AOM है, AOM देखना, AOM कितना अल्फा है, यहाँ भी मैंने अल्फा ही लिखा है। अब देखो कोण ACM क्या है, फाई है। और अगला क्या है, AIM कितना है बेटा, बीटा है। और स्नेल के अपवर्तन नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल का अपवर्तन होता है बेटा sin I अपॉन sin R बराबर μ2 अपॉन μ1, मतलब sin I अपॉन sin R बराबर हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इन दोनों का बेटा क्या कर दिया हमने, क्रॉस गुणा कर दिया है। तो μ1 का गुणा sin I से हो गया, तो μ1 इंटू sin I बराबर μ2 इंटू sin R। और छोटे कोणों के लिए अभी बताया मैंने, इस हिसाब से हमने ये द्वारा अटेंड किया था कि जो M और P है ना, एक ही बिंदु माना जा सकता है इन दोनों को, तो लगभग नज़दीकी बिंदु हैं।
ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या दे दिया हमने, थीटा दे दिया, तो साइन थीटा बराबर थीटा कह सकते हैं। अतः तो म्यू साइन आई, म्यू वन साइन आई था तो म्यू वन साइन आई की जगह पर आई हो जाएगा, बराबर म्यू टू साइन आर की जगह पर बेटा क्या हो जाएगा, केवल आर हो जाएगा। तो म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर, इसे दे दिया नाम समीकरण 1। अब त्रिभुज एओसी में देखना, त्रिभुज एओसी में कहाँ है त्रिभुज एओसी, देखो त्रिभुज एओसी में आई क्या है बेटा, इसका बाह्य कोण है, बाह्य कोण या बहिष कोण। आप जानते होंगे 7th क्लास में पढ़ा होगा, जो बाह्य कोण होता है बेटा उसके अंतः इस आई का मान जो होगा, जो बाह्य कोण होता है उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ऐसे यहाँ समझाऊँ मैं आपको, यहाँ दे दिया है आपको कितना दे दिया, सपोज दैट 60 डिग्री दे दिया है, और इसका दे दिया बेटा 45 डिग्री दे दिया मान लिया, इसका मान ज्ञात करना है। तो बेटा जो ये बाह्य कोण है इसके अंतः अभिमुख कोण, अंतः तो ये हो गए तीनों कोण हो गए, ये कोण और ये कोण, लेकिन उसने कहा अंतः अभिमुख कोण, तो मतलब इसके ठीक अपोजिट, तो ये अपोजिट है इसका, ये अपोजिट, ये तो इसका आसन्न कोण हो जाएगा, समझे। तो ये और इस कोण के योग के बराबर, जब ये 60 दे रखा है, ये 45 दे रखा है, तो बेटा ये 15 हो जाएगा, समझ में आया। तो 60 बराबर हो जाएगा 15 प्लस 45। ऐसे ही यहाँ जब ये त्रिभुज एओसी में देखना, एओसी में जब आई बहिष कोण है तो इस आई का जो मान होगा इस अल्फा और फाई के योग के बराबर हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस फाई, इससे समीकरण 2 दे दिया ना। इसी प्रकार त्रिभुज एआईसी में, किसमें, एआईसी में देखना, एआईसी में क्या है बेटा बाह्य कोण, इसमें बाह्य कोण है बेटा फाई, और फाई किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस बीटा के। तो फाई बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा, और आर बराबर हो जाएगा बेटा फाई माइनस बीटा, इसे नाम दे दिया समीकरण 3। समझ में आ गया। अतः समीकरण 1 में आई और आर के मान रखने पर, समीकरण 1 में आई और आई का मान ये रहा, आर का मान ये रहा, और समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था बेटा ये रहा, म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर। तो यहाँ से करता हूँ मैं इसे, देख म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर, और आई का मान कितना आया है, आई का मान आया है अल्फा प्लस फाई, और आर का मान कितना आया है, फाई माइनस बीटा। समझ में आया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और ये समीकरण 3 है। अब यहाँ से इन दोनों के मान रख दिए हमने, समीकरण फर्स्ट में आई और आर के मान रखेंगे। जैसे ही समीकरण फर्स्ट में आई और आर के मान रखेंगे तो देखना क्या होगा, म्यू वन इंटू आई का मान कितना, अल्फा प्लस फाई बराबर म्यू टू इंटू आर का मान कितना है, फाई माइनस बीटा। अब करना है इनका गुणा, तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन फाई बराबर म्यू टू फाई माइनस म्यू टू बीटा। अब इसे इधर ट्रांसफर कर ले गए तो हम, तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इसे इधर ले गए तो म्यू टू फाई, इसे इधर लाएंगे तो माइनस के म्यू वन फाई। समझ में आ गया। अब म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर क्या हो गया, फाई कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। समझ में आ गया। यही किया है मैंने यहाँ, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू अल्फा, सॉरी वो फाई, इसे नाम दे दिया समीकरण 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और देख ले यहाँ से आगे बढ़ाएं। अब क्या किया है, बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए से मुख्य अक्ष चीरे, इस मुख्य अक्ष पर ए पी क्या है, एक लंब डाला है, और पी व एम निकट हैं। अभी बताया था मैंने शुरुआत जब की थी कि पी और एम को निकट माना गया, बहुत नज़दीकी बिंदु माना गया, और ऐसे माना गया कि ओ एम मान लें, ओ एम और ओ पी दोनों बराबर है, मतलब बहुत नज़दीक है। सपोज दैट यहाँ है ये, तो ओ एम बराबर ओ पी माना है, और पी आई देखो, पी से आई की दूरी बराबर एम आई के बराबर, पी आई बराबर एम आई हो जाएगा। तथा पी सी बराबर देखो, पी सी ये बराबर एम सी माना है। क्यों माना है, क्योंकि एम और पी को बहुत निकट माना गया है। समझ में आया। और ए पी बराबर क्या माना है हमने, एच माना है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब त्रिभुज ए ओ पी देखना, ए ओ पी कहाँ है, ए ओ पी में अल्फा बराबर
अल्फा और टेन अल्फा को दोनों को एक ही माना गया है, क्योंकि टेन अल्फा को हमने अभी बताया था कि साइन थीटा है, तो बेटा उसे मैं थीटा नाम दूंगा, क्योंकि कोण बहुत ऐसे माने हमने कि साइन थीटा की जो वैल्यू है थीटा के बराबर आई, जितनी वैल्यू ये दे रहा है इतनी ही वैल्यू इसके समथिंग आएगी। अब अल्फा को क्या मान लिया हमने, अल्फा यहाँ बन रहा है तो अल्फा बराबर टेन अल्फा दे दिया, और टेन अल्फा बराबर क्या होगा बेटा, टेन अल्फा बराबर होता है, देखो टेन अल्फा बराबर यहाँ बताऊँ, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है अल्फा के ठीक सामने, लंब तो ये हो गया एच, एच बट्टे आधार क्या हो गया बेटा, ओ पी हो गया। टेन अल्फा बराबर हो जाएगा एच बट्टे ओ पी, और एच बट्टे ओ पी की जगह पर अभी बताया मैंने ओ पी को एम ओ एम लिख सकते हैं, तो ओ एम लिख दिया, इसे समीकरण 5 दे दिया। ऐसे ही बीटा बराबर टेन बीटा कह सकते हैं, क्योंकि अभी बताया कोण दोनों को बहुत सन्निकट माना गया, मतलब लगभग बराबर बराबर है। टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, यही देखना अब टेन बीटा बराबर, बीटा ये रहा, बीटा के ठीक सामने लंब ये रहा, एच बट्टे आधार क्या है, पी आई, पी आई बोले हैं आई पी, तो टेन बीटा एच बट्टे आई पी, और आई पी को क्या लिख सकते हैं यहाँ से बताया मैंने, आई पी या पी आई को लिख सकते हैं एम आई, तो एम आई हो गया एच बट्टे एम आई, इसे समीकरण 6 नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला फाई, फाई ये रहा, फाई के ठीक सामने लंब ये रहा और आधार पी से हो गया, तो टेन फाई बराबर टेन फाई, टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है एच बट्टे आधार क्या है पी सी, एच बट्टे पी सी बराबर क्या हो जाएगा एच बट्टे, और पी सी को क्या नाम दिया था हमने यहाँ बताया, देखो पी सी बराबर एम सी, तो एच बट्टे एम सी हो गया, इसे नाम क्या दे दिया, समीकरण 7 दे दिया। अब समीकरण 4 में 5, 6, 7 के मान रख दिए, समीकरण 4 में 5, 6, 7 के मान रखना। समीकरण 4 क्या था बेटा, समीकरण 4 देखो ये रहा, मैं यहाँ करता हूँ इसे जिससे आपको परेशानी ना हो। समीकरण 4 ये था, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर फाई इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन, यही था। तो म्यू वन इंटू अल्फा की वैल्यू रख दी बेटा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन ओ एम, प्लस म्यू टू था, म्यू टू इंटू बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, एच अपॉन एम आई, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू फाई था, और फाई की वैल्यू कितनी बेटा, एच अपॉन एम सी। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया बेटा, एच कॉमन ले लिया इसमें से मैंने, एच कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, म्यू वन अपॉन ओ एम प्लस म्यू टू अपॉन एम आई बराबर एच, इधर से कॉमन लिया तो बेटा एच इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एम सी, इसे नाम क्या दे दिया बेटा, समीकरण 8। अब कार्तीय चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करेंगे। कार्तीय चिन्ह प्रपाटी में बताया था जब हमने दर्पणों के बारे में बताया था, जो लेफ्ट की जैसे संख्या रेखा पे बताऊं मैं, ये संख्या रेखा है बेटा, ये मूल बिंदु सॉरी जीरो है, और जीरो के इधर की जो दूरी होंगी मतलब राइट हैंड साइड में होंगी वो बेटा पॉजिटिव होंगी, और इधर की जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगी बेटा नेगेटिव होंगी। समझ में आया। तो ये जो एम है ना, ये दर्पण का ध्रुव है, ये बिंदु ओ की तरह कार्य करेगा या जीरो की तरह कार्य करेगा। तो जीरो के जो लेफ्ट में होंगी वैल्यू इधर वो नेगेटिव होंगी, और इधर जो वैल्यू होंगी बेटा पॉजिटिव होंगी। तो ओ एम क्या है, बिंब दूरी, बिंब दूरी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। आर क्या है, इधर वक्रता त्रिज्या राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव होगी, और वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी कैसी होगी बेटा, आर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो बेटा पॉजिटिव होगी। वही चीज़ यहाँ बताई है हमने कि बिंब दूरी ओ एम है, बिंब दूरी ओ एम है तो कितना हो जाएगा, माइनस यू, क्योंकि इधर साइड में थी वस्तु, दर्पण के सामने थी, और प्रतिबिंब की दूरी एम आई वी हो जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और वक्रता त्रिज्या सी एम बोले या एम सी बोले कितनी हो जाएगी, प्लस आर हो जाएगी। समझ आ गया। अब इन मानों को इनमें रख देंगे हम, ओ एम और सी एम के, तो म्यू वन बट्टे ओ एम की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस यू, प्लस म्यू टू अपॉन एम आई की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस वी, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टे एम सी की वैल्यू कितनी है बेटा, आर। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो इनके ऑर्डर बदल दिए, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टे आर, इसे नाम दे दिया समीकरण 9। अब यह समीकरण किसी भी प्रकार के वक्रित गोलीय पृष्ठ के लिए मान्य है। ये आ गई दर्पण समीकरण, किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए कह सकते हैं हम, दर्पण के लिए या लेंस के लिए, ठीक है। यदि माध्यम एक हवा है, माध्यम एक कैसा है, हवा है, तो हवा के लिए म्यू वन बराबर क्या लिख दिया, 1, तथा कांच के माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष म्यू है, तो म्यू टू बराबर
म्यू रख दिया, मतलब μ1 की जगह पे तो आपको 1 रखना है और μ2 की जगह पे म्यू रखना है। ठीक,